यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों के पास अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके लिए अब जी जान से छात्रों को पूरी मेहनत करनी होगी। ये वो समय होता है जब छात्र सोचते हैं कि क्या पढ़ें, क्या रिवाइज करें और कैसे पेपर होगा। ये सारी टेंशन जो है छात्र को होती है, लेकिन टेंशन फ्री होके पेपर आपको देना है। यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस वक्त नए टॉपिक पढ़ने की बजाय पुराने टॉपिक को रिवाइज करने चाहिए। रिवीजन करने के लिए अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में से नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पूरी किताब को पढ़ने का अभ्यर्थियों के पास वक्त नहीं होता है। ऐसे में इन नोट्स की मदद से हम तैयारी कर सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से पहले छात्र इस बात को लेकर अक्सर असमंजस में रहते हैं कि परीक्षा के निकट आने पर वह क्या करेंगे और किस तरह अपनी जो है तैयारी करेंगे, किस तरह रिवीजन करेंगे और क्या कुछ परीक्षा में लिखेंगे। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आगे आप देखिएगा हमारी पूरी खबर में आपको सारे टिप्स बताए जाएंगे जो कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनके लिए काफी लाभदायक ये खबर हो सकती है। जो टिप्स है आपकी परीक्षा के लिए वो काफी लाभदायक आपके लिए हो सकते हैं। ये वो समय है जब छात्र सोचते हैं कि अब क्या करें और किस तरह से तैयारी करें। अंत के दिनों में 4-5 दिन जब शेष बचते हैं तब तो तैयारी और जोर से होने लगती है और जोरों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और मैथ्स, साइंस या अन्य विषयों में रफ कार्य कहाँ करेंगे, किस तरह के पेन पेंसिल का उपयोग करेंगे, हेडिंग कैसे लिखेंगे और किस तरह अपनी कॉपी को सजवाएंगे, ये सब छात्रों के मन में सवाल होते हैं। पहली बार यूपी बोर्ड ने छात्राओं की इन शंकाओं का समाधान कर दिया है। यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर हाई स्कूल के प्रमुख विषयों के अतिरिक्त इंटरमीडिएट के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी विषय के टिप्स जारी कर दिए हैं और जो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। विषयवार इन्हें पढ़कर यह आप जान सकते हैं कि अधिक से अधिक अंक लाने के लिए आपके लिए क्या कुछ जरूरी हो सकता है और किस तरह आपको प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी पर करना चाहिए, किस तरह आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सारे टिप्स आपके साथ हम साझा करेंगे, एक एक करके सारे टिप्स हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपको अपने एग्जाम में लिखना है और किस तरह आप ज्यादा अंक पा सकते हैं। तो सबसे पहले स्वयं की समय सारणी बनाएं। समय सारणी यानी कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना है ताकि आप अपने विषयों का रिवीजन काफी अच्छे से कर सकें। जो आप टाइम जब कम बचता है समय परीक्षा के एक दिन पहले, क्योंकि गैप एक या 2 दिन का मिलता है, तो उसके पहले आपको क्या करना है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको टाइम टेबल बनाना, क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल होगा तो आप कितने दिन और कितने समय पे क्या पढ़ना है वो आप तय कर पाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर पर और वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर कॉपी पर दें। 2 भागों में कॉपी होती है, जिसमें एक में एमसीक्यू होता है और एक में ब्रीफ में आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं आपके। अम, तो वहीं आपको ब्रीफ में जो आंसर देने हैं वो आपका एक भाग अलग होगा, जहां बहुविकल्पीय होंगे वहां प्रश्नों में आपको टिक लगाना होगा और उनके बाद उनका जो आंसर आपने लिखा है बहुविकल्पीय का वो भी आपको शायद वन वर्ड लिखना हो सकता है। ओएमआर पर ओवर राइटिंग या कटिंग ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ओएमआर के लिए काफी ज्यादा प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको उस पर जो है कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जितना लिखा है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको फिल करना है और एक गोले में जो है एक सर्कल आपको फिल करना होता है, तो वो सर्कल आपको बहुत ही जो है सावधानी से फिल करना होता है। खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार में लिखें, यानी कि जो प्रश्न आपके खंडवार है उनका उत्तर भी आप उसी तरह से लिखेंगे और कुछ जो है वो राइटिंग आपको कॉपी में नहीं करनी है। उत्तर से पहले प्रश्न पत्र में दी गई संख्या का उल्लेख जरूर करें। जी हाँ, जब आप उत्तर लिख रहे होंगे तो उसमें आपकी प्रश्न पत्र संख्या क्या है वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें, जिससे जब आपकी टीचर जो है जो आपका आंसर शीट जब चेक करेंगे तो उनको भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, वो आसानी से जो है आपकी संख्या जो प्रश्न पत्र की आपकी जो संख्या है उसको मैच कर सकेंगे। स्वच्छता के साथ कार्य करें और स्वच्छता के साथ यानी नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी दिखनी चाहिए। राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मस्ट है। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव आपकी आंसर शीट होगी। शीर्षक के लिए नीले या काले पेन, स्केच पेन का और चित्र के लिए कलर पेंसिल यानी कि जो आप नॉर्मल पेंसिल यूज करते हैं ग्रेफाइट वाली वो आप यूज कर सकते हैं। जो हेडलाइन लिखते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग लिखते हैं, ग्रामर में काफी ज्यादा विशेष हो जाती हैं ये सारी चीजें लिखना। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज पर लिखे, पेज खाली ना छोड़ें। परीक्षा जब आप लिखते हैं तो हमेशा टीचर भी आपको बताते हैं क्लास में कि आपको पूरे पेजेस भरने हैं।
कहीं भी कोई पेज खाली नहीं छोड़ना है, कहीं टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि एक पेज भरा, एक पेज खाली छोड़ा है या फिर क्या कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो आपको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी रखनी है, दोनों तरफ लिखना है, आगे पीछे लिखा जाता है, रफ के लिए मार्जिन भी दिया जाता है, वही हम आपको नीचे बताने वाले हैं। रफ कार कॉपी के अंतिम पृष्ठ पर या दाहिनी ओर एक मार्जिन दिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, जिस पर आप रफ कार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी आंसर शीट में रफ कार करेंगे तो वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको करना है रफ कार तो आप एक लाइन खींच के या एक ब्लॉक बना के वहां लिखिए रफ वर्क, और वहां पर आप अपना जो भी सवाल है वो हल कर सकते हैं, रफली आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है। सबसे अच्छी चीज होती है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो अगर आप आंसर लिखते हैं तो आंसर के नीचे हमेशा एक ब्लैक लाइन खींच दीजिए, जिससे टीचर को पता चले कि आपका ये आंसर है जो यहाँ पर एंड हो रहा है, और पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, जिससे काफी ज्यादा आसानी होगी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए। जो आप आंसर लिखते हैं जितने ज्यादा पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि एंड में जो होता है आप रिवीजन भी पॉइंट के थ्रू करते हैं, पॉइंट नोट्स आप अपने स्टार्टिंग से बनाते हुए आ रहे होते हैं, तो जब आप परीक्षा में लिखते हैं तो वो पॉइंट्स आपको रिमाइंड रहते हैं, वो याद रहते हैं, जो आपके काफी ज्यादा हेल्प भी करते हैं परीक्षा के समय पर। जैसा कि आपको पता है कि रफ कार के लिए एक अलग से जगह अंकित कर देनी चाहिए, और उसको जो है वहां पर अलग से लिख देना चाहिए कि ये रफ वर्क है। बहुविकल्पीय में केवल नंबर ना लिखें, इसके साथ उसका जवाब भी लिखें। जी हाँ, बहुविकल्पी जो एमसीक्यू आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें केवल आप उसका नंबर 1 2 3 4 ना लिखें, उसके साथ उसका जो जवाब है, वन वर्ड कोई आंसर होगा, वो आपको लिखना होता है। अच्छी हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, शब्दों का चयन स्पष्ट ग्रामर के अनुसार लिखें। सबसे ज्यादा मस्ट जो होता है किसी भी एग्जाम में, आपकी हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा मस्ट होनी चाहिए। स्पेलिंग्स जो होती है, ग्रामर में वोकैबुलरी देखी जाती है, और हिंदी में शब्दों का चयन आप किस तरह कर रहे हैं वो काफी ज्यादा जो है मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है आपके पेपर के लिए, कि आप किस तरह अपनी आंसर शीट को सजा के और किन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है। वहां से ही टीचर समझ जाते हैं कि जो बच्चे की कॉपी होगी वो आगे क्या कुछ कॉपी होने वाली है। तो वोकैबुलरी आप अपनी अच्छी रखिएगा, जिससे काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल सकती है। शिक्षकों से विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान पूछें, यानी कि अभी आपके पास कुछ समय है, आगे पीछे का कुछ 1-2 हफ्ते बचे आपके, 16 फरवरी से बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए पहले ही शुभकामनाएं सभी बच्चों को। शिक्षकों से विषय से संबंधित समस्याओं का आप समाधान पूछें, क्योंकि जो आपके जो डाउट्स होते हैं, एंड के जो डाउट्स होते हैं, वो आपको जल्दी जल्दी क्लियर करने होते हैं। तो जरूर आप अपने टीचर से उसको कन्विंस करें कि जो भी आपके मन में डाउट है उसको जल्दी से अपने टीचर से कन्विंस करें, और वो डाउट आपके पेपर तक तो क्लियर हो ही जाने चाहिए, कि अगर आप पेपर में बैठे तो आपको रिमाइंड हो कि हाँ टीचर ने ये बताया था। क्योंकि कहते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा आपको वो प्रैक्टिकली वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए मॉडल पेपर को हल करें। मॉडल पेपर बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, पेपर कोई भी एग्जाम हो, मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्रीवियस 5-10 ईयर्स के पेपर हमेशा सॉल्व करने चाहिए, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉडल पेपर हमेशा हल करके जाइए। स्टार्टिंग जो पेपर के पहले 1-1.5 हफ्ते होते हैं, तो हमेशा मॉडल पेपर उस समय में लगाना चाहिए, क्योंकि आप हड़बड़ में अगर रिवाइज करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, तो वो सिलेबस आपके माइंड में नहीं आएगा, लेकिन जो आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे वो आपको रिमाइंड रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा था, इस तरह से आपने उसको सॉल्व किया था, तो आपको एग्जाम में भी वही चीज रिमाइंड रहती है। तैयारी के दौरान सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते जाएं। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी पेपर की, तो महत्वपूर्ण बिंदु अपनी कॉपी में लिखते जाएं, इससे रिवीजन को काफी मदद मिलेगी। जब आप रिवीजन करेंगे तो काफी ज्यादा मदद मिलेगी, उस वक्त तो उनको नोट्स को आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब यही होता है, जो आपने नोट्स पुराने बनाए होते हैं उसको कंटिन्यू आप रिवाइज करते जाए। सभी जवाबों को अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, ऊपर मैंने आपको बताया, और ओवर राइटिंग ना करें। किसी भी जगह पर आपको जो क्रॉस होता है कट नहीं लगाना है, किसी भी जगह पर आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। आप लिख देते हैं, कट कर देते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड अगर आपको लगता है गंदा है तो उसको आप बहुत ज्यादा रफ कर देते हैं, नहीं करना है, क्योंकि कहीं भी अगर आप कट लगाते हैं सिंगल एक लाइन का कट होना चाहिए, आपका ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गणित में पहले आसान सवाल हल करें और बाद में कठिन। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहते हैं कि अगर मैथ्स में जिसके 100 में से 100 आ जाते हैं
जो वो बच्चा होता है काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है। ऐसा कहा जाता है कि मैथ काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट होता है, पर्सनली मेरे लिए भी था। लेकिन ब अ, अगर मैथ्स को अच्छे से पढ़ें या हल करें तो बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, बहुत ही ज़्यादा। और जो है पहले उसके आसान सवाल जो हमें आ रहे होते हैं, पहले वो सवाल हमें सॉल्व कर लेनी चाहिए और बाद में कठिन सवाल, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक होता है। बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलता है और उसी 3 घंटे में हमें सारे सवाल हल करने होते हैं, शॉर्ट नंबर के भी और लॉन्ग नंबर के भी। सब हमें सॉल्व करने होते हैं। उसके लिए हमें पंक्चुअल बहुत ज़रूरी होना है कि अगर इतने समय में हमें ये हल करना है तो करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा कि आपको जो सवाल आ रहे हैं उसको आप पहले कर लें, उसके बाद जो कठिन है, कठिन लग रहा है उसको बाद में आप सॉल्व करते रहिए। मैथ्स के लिए ये खासकर है। और अ, जो भी अगर आप अदर सब्जेक्ट्स में भी देखते हैं तो जो क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आते हैं, ईज़िली आते हैं, तो उसको आप पहले लिख लीजिए। क्योंकि अगर जो नहीं आएगा उसको भी अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो जो आता होगा वो भी आप भूल जाएँगे। इसलिए पहले जो आता है उसको आप पहले कॉपी में लिख दें, उसके बाद जो नहीं आता है उसको आप बाद में उसके लिए सोचें। बोर्ड एग्जाम आंसर शीट में प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों की संख्या सही लिखें। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आंसर शीट में आपके प्रश्न जो जिस प्रश्न का आपने उत्तर लिखा है, उस उत्तर पर वही प्रश्न का संख्या होनी चाहिए। क्योंकि टीचर जब चेक करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा क्वेश्चन का जो नंबर है वो कहीं और लिख देता है, आंसर उसका कहीं और पीछे मिलता है, आगे नंबर मिलता है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न आपको नहीं करनी है, आपके लिए भी वो होता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और वो टीचर को तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता ही है। तो ये सारे टिप्स जो थे हमने आपको बताए, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक ये आपके लिए हो सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, और काफ़ी कम टाइम आपके एग्ज़ाम के लिए बचा है। तो 10th और 12th को काफ़ी ध्यान देना है कि इस तरह के टिप्स आपको फ़ॉलो करने चाहिए। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस जो बताता है, मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक आपके लिए हो सकते हैं। और कहते हैं कि एक दिन में पढ़ने वाला बच्चा हमेशा टॉप मार जाता है और साल भर पढ़ने वाला कई बार फेल हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ, एक होता है स्मार्टनेस और एक होता है कि आप ऐसे ही बस पढ़ लिया और हो गया। तो आपको स्मार्टनेस से पढ़ना है। स्मार्टनेस से आप जो भी वर्क करते हैं हमेशा उसमें सक्सेस ही पाएँगे। और वो वही होता है कि अगर कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ लेता है तो उस आंसर को याद कर लेता है, कोई उसको 20 घंटे तक पढ़ता रहता है लेकिन उसको तब भी वो चीज़ समझ में नहीं आती है और वो 10 बार वो फिर भी टीचर से पूछता है। तो बस यही होता है कि उसको समझने का तरीका क्या है और क्या स्मार्टनेस होनी चाहिए। ये टिप्स जो हैं सभी सीबीएसई, आईसीएसई और जो ये मेन जो टिप्स थे, वो टिप्स जो हैं किसी भी बोर्ड के लिए यूज़ आ सकते हैं और टिप्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे। तो कैसे लगे आपको हमारी ये टिप्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा।